नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडमिशा क्लासेस में। साथियों, आज हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्धि क्या है, बुद्धि की विशेषताएं क्या है और बुद्धि कितने प्रकार की होती है, इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में कर लिया है। इसलिए आज हम अध्ययन करेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाइए अपनी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी 15 या 20 दिनों के बाद आयोजित की जाएंगी। इसलिए कमर कस लीजिए और मन लगा करके अध्ययन करिए। ठीक है, तो बिना देर किए हुए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, बुद्धि के सिद्धांत में कई सारे सिद्धांत हैं जिनमें पहला हमारा जो सिद्धांत है यह है एक कारक सिद्धांत, यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। अब यूनिफैक्टर थ्योरी क्या है इसको समझते हैं। देखिए, एक कारक मतलब होता है एक चीज, यानी क्या है, इसमें कहा गया कि बुद्धि क्या है, एक खंड है, यानी बुद्धि का कोई खंड नहीं किया जा सकता है। इसे हम एक कारक या एक खंडी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, सिर्फ एक यूनिक है, एक इकाई है, इसका अविभाज्य ये अविभाज्य है, इसको हम बांट नहीं सकते अलग अलग खंडों में। ठीक है, देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ भी है, देख लीजिए। यह सिद्धांत बुद्धि मापन हेतु परीक्षण निर्माण के प्रथम 35 वर्षों तक प्रचलित रहा। जब बुद्धि मापन हेतु अल्फ्रेड बिने ने क्या किया, परीक्षण का निर्माण किया बुद्धि मापन के लिए, तो उसके बाद 35 वर्षों तक ये एक खंडीय सिद्धांत, जो एक कारकीय सिद्धांत है, यह बहुत ही प्रचलित रहा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का ऐसी अविभाज्य इकाई के रूप में कार्य करती है जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं क्या की जाती है, संपन्न की जाती हैं, नियंत्रित की जाती हैं, प्रारंभ की जाती हैं। ठीक है, देखिए मतलब ये सिद्धांत कहता है कि बुद्धि जो है क्या है, एक अविभाज्य इकाई, यानी बुद्धि अगर हमारी मान लीजिए ये है तो इसको हम बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, बुद्धि क्या है, सिर्फ एक चीज है। देखिए, इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, यूनिक है। ठीक, और उसके बाद क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसी के द्वारा, जब बुद्धि एक है, इसी के द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपनी क्रियाएं प्रारंभ करता है और उनको प्रतिपादित करता है और उनको नियंत्रित करता है, कंट्रोल में करता है। आगे देखिए, वर्तमान में इसे प्राचीन, निरंकुशतावादी, अमान्य व प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। अब वर्तमान समय में चूंकि जानते हैं कि जो चीजें पुरानी हो जाती हैं उनका महत्व बहुत कम रह जाता है। जैसे कि पहले हमारे पास आया था टेलीफोन, अब आज के समय में टेलीफोन का उतना महत्व नहीं रह गया है। ठीक है, क्योंकि अब स्मार्टफोन बाजार में आ गए, आईफोन आ गए हैं। उसी तरह यह जो पहला सिद्धांत था, बुद्धि का सिद्धांत पहला, ठीक है, यह क्या था, यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यह बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत पूछा जाए परीक्षा में कि बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए जाएं तो आप क्या कहेंगे, एक खंडी या एक कारकी सिद्धांत पे टिक लगाएंगे। आगे देखिए, इसे निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहा गया, यानी इसमें क्या किया गया कि इसमें कोई अंकुश नहीं लगाया गया था। ठीक है, यह क्या था, निरंकुशतावादी था, यानी कि जो इन्होंने कहा उसे मान लीजिए, जो कहते हो आप उसे मान लीजिए। तो यह बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत हो गया। आगे देखिए, इसमें मतलब कोई अंकुश नहीं था। ठीक है, अमान्य, क्योंकि चीजें जब पुरानी हो जाती हैं तो उनपे क्या होता है कि उन पे सर्च होने लगता है, उन पे रिसर्च होने लगता है, तो उनके गुण व दोष सामने उभर के आते हैं। तो वर्तमान समय में अब यह जो सिद्धांत है क्या है, अमान्य कर दिया गया है। वह प्रथम, यानी कि यह जो सिद्धांत अब बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत यही एक खंडी या एक कारकी सिद्धांत था। अब देखिए, यह सिद्धांत तो आप जान गए कि एक खंडी सिद्धांत क्या है, यह क्या कहता है, यह कब आया। ठीक है, और इसके अन्य क्या क्या नाम है, इसके अन्य नाम याद रखिएगा कि यह सबसे प्राचीन निरंकुशतावादी सिद्धांत, ठीक है, वह प्रथम सिद्धांत है। ठीक, और वर्तमान समय में यह क्या है, अमान्य भी कर दिया गया है। अगर पूछा जाए कि बुद्धि का अमान्य सिद्धांत कौन सा है तो आप एक खंडी सिद्धांत पे टिक करेंगे। आगे देखिए, इसे किसने प्रतिपादित किया, इसे प्रतिपादित करने में मुख्य हाथ तो बिने महोदय का था, जो अल्फ्रेड बिने थे, जिन्होंने प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड बिने इसके प्रतिपादक थे और उनके सहयोगियों में टर्मन, स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा। ठीक है, तो यह था एक कारकीय सिद्धांत। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको
आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं होगी। बाकी अन्य सब्जेक्ट का कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको साइकोलॉजी, जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड पेडागोजी, इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। देखिए, टू फैक्टर थ्योरी को सबसे पहले बात करेंगे कि किसने दिया था टू फैक्टर थ्योरी। तो एक नाम याद कर लीजिएगा कि टू फैक्टर थ्योरी जो है अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में दिया था। यानी कि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। अब देखिए आगे, अब इन्होंने बुद्धि को दो कारकों से मिलकर बताया। इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये जो विनय महोदय बता रहे हैं एक खंडी सिद्धांत, ये एक खंडी सिद्धांत नहीं है, यह बुद्धि जो है दो खंडों में विभाजित होती है। और इन्होंने जैसे बताया कि ये बुद्धि है, ये क्या है, यह दो कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है, अब इस दो कारकों को इन्होंने क्या नाम बताया, इन्होंने दो कारकों को कहा कि पहला जो होता है वह क्या होता है सामान्य कारक। क्या होता है? सामान्य कारक। देखिए मैंने आप लिखा है सामान्य योग्यता, यही सामान्य कारक इन्होंने बताया। और दूसरे को इन्होंने बताया कि विशिष्ट कारक होता है। यानी कि सामान्य कारक इन्होंने कहा कि जनरल फैक्टर। कौन सा फैक्टर? जनरल फैक्टर। ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये जनरल फैक्टर है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बताया स्पेशल फैक्टर। ठीक है, तो एक जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेशल फैक्टर होता है, यानी कि एक सामान्य योग्यता और एक विशिष्ट योग्यता। इन्होंने कहा स्पीयरमैन ने कि बुद्धि इन दो कारकों से मिलकर बनी होती है। अब समझ लेते हैं कि जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जनरल फैक्टर का मतलब वो होता है, सामान्य योग्यताएं वो होती हैं, जैसे हमारी बुद्धि है तो ये बुद्धि हो गई, इधर हमारे जनरल फैक्टर हो गए और इधर हमारे स्पेशल फैक्टर हो गए। इन्हीं दोनों के माध्यम से क्या बनी है? बुद्धि बनी हुई है। तो ये जो सामान्य योग्यताएं होती हैं यह व्यक्ति में जन्मजात होती है, यानी ये व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी उसके अंदर यह सामान्य योग्यताएं क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। और विशिष्ट योग्यताएं जो स्पेशल फैक्टर हैं, यह व्यक्ति जन्म लेने के बाद अर्जित करता है अपने समाज से, वातावरण से, विद्यालय से, अन्य कई माध्यमों से व्यक्ति क्या करता है? अर्जित करता है। और जनरल फैक्टर क्या होता है? व्यक्ति में जन्म से उपस्थित होते हैं। लेकिन आप बात करें कि किसको ज्यादा महत्व दिया गया स्पीयरमैन के द्वारा, तो स्पीयरमैन के द्वारा याद रखिएगा कि जो जनरल फैक्टर है इसको ज्यादा महत्व दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक चित्र के माध्यम से समझाया कि जैसे मान लीजिए यह हमारा क्या है, यह हमारा है जनरल फैक्टर। ठीक है, तो जनरल फैक्टर हमारा जब ये हो गया तो इसमें स्पेशल जो फैक्टर होते हैं वह जनरल फैक्टर के द्वारा क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं, यानी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। यह एक दूसरे के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, लेकिन इनका जो कुछ भाग होता है वह जनरल फैक्टर से क्या होता है? प्रभावित होता है। अब इसको उदाहरण में समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए कि कोई व्यक्ति है, वह जन्म से ही क्या है? जन्म से ही पढ़ने वाला है, उसको अध्ययन में रुचि है। तो उसके जो स्पेशल फैक्टर होंगे, यानी वो पढ़ने वाला तो है, जन्मजात उसके कारक क्या होगा कि वह क्या है? पढ़ने में रुचि लेता है। अब आपके स्पेशल फैक्टर जो होंगे, अब वो क्या पढ़ने में रुचि लेता है? उपन्यास पढ़ने में रुचि लेता है, ठीक है, कि कहानी पढ़ने में रुचि लेता है, कविता पढ़ने में रुचि लेता है, या फिर ऐतिहासिक किताबें पढ़ने में रुचि लेता है। ठीक है, अब रामायण पढ़ने में रुचि, वो क्या पढ़ने में रुचि लेता है, यह आपके स्पेशल फैक्टर क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है? जनरल फैक्टर क्या है? जन्मजात उसके कारक क्या है कि वह पढ़ने में रुचि लेता है। तो ये जनरल फैक्टर जो है वह क्या हो गए? आपके मुख्य भूमिका निभाते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में और व्यक्ति की बुद्धि की संरचना में। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि बुद्धि जो होती है दो भागों में बटी होती है, दो कारकी है, इसे नाम इन्होंने दिया द्विकारक सिद्धांत। ये टू फैक्टर, पहला जनरल फैक्टर और दूसरा स्पेशल फैक्टर। ठीक है, यही स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। और एक बात और नोट कर लीजिएगा कि यह जो था, यह क्या था? यह जो थ्योरी थी यह बेस बनी। क्या बनी? बेस मतलब आधार।
यानी कि यह क्या बनी, यह आधार बनी। किसके लिए, जो बाकी अन्य सारे सिद्धांत प्रतिपादित हुए द्विखंडी सिद्धांत के बाद, उनके लिए यह क्या की, बेस का काम की, आधार का काम की। और इसी के आधार पर कई सारे अन्य मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को कई खंडों में, कई कारकों में बांटा है। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा द्विकारक सिद्धांत। अब इसके आगे हम अध्ययन करेंगे बुद्धि का क्या है, बहुकारकी सिद्धांत। देखिए बुद्धि का बहुकारकी सिद्धांत कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा, वह सेम टू सेम इससे मिलता हुआ ही है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत से आपको पढ़ना होगा। देखिए क्या है, आगे बताता हूं मैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि बहुकारकी सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कहा जाता है। थॉर्नडाइक महोदय ने बहुकारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब बहुकारक सिद्धांत क्या है इसे समझते हैं। हमने एक कारक समझा, द्विकारक समझा, अब ये बहुकारक क्या आ गया। देखिए बहुकारक सिद्धांत मैंने जैसा पहले कहा कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम आसान। देखिए बहुकारक का मतलब यह है कि इस सिद्धांत को आणविक सिद्धांत भी कहते हैं। पहले एक बात इसको समझिए कि इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, आणविक सिद्धांत कहते हैं। अब आणविक सिद्धांत का मतलब यह है कि अब अणु, अणु कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, कई सारे अणुओं को मिलाकर किसका निर्माण होता है, परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, आणविक सिद्धांत कहते हैं। आणविक सिद्धांत मतलब ये है, जैसे कि समझ लीजिए आपके पास क्या है, एक मुट्ठी रेत है, तो वो उस रेत में क्या होते हैं, असंख्य कण होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, छोटे 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 बहुत सारे कण होते हैं उस रेत के। ठीक, तो इसी तरह थॉर्नडाइक ने कहा कि ये हमारी क्या है, बुद्धि है, और इस बुद्धि में कई सारे असंख्य कारक हैं। क्या है, असंख्य कारक है इस बुद्धि में, और किसी व्यक्ति में जितने कारक मिलेंगे एक दूसरे से, वह व्यक्ति क्या होगा, उतना ही बुद्धिमान होता है। देखिए हमने यहाँ पे बात लिखा हुआ है, यानी किसी मानव में जितने भी कारक मिलेंगे वह व्यक्ति उतना क्या होगा, बुद्धिमान होगा, उतना ही प्रतिभाशाली होगा। जैसे देखिए कोई है, कोई बालक है, अब उसे क्या है, दौड़ना पसंद है। क्या पसंद है, दौड़ना पसंद है। ठीक, और उसी बालक को क्रिकेट खेलना ही पसंद है। तो देखिए अब एक कारक क्या हो गया, यह कारक हो गया दौड़ने वाला, और यह कारक क्या हो गया, क्रिकेट खेलने वाला। तो क्रिकेट खेलने में दौड़ने का पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है, ये बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक, तो अब यह क्या हो गया कि ये दोनों क्या हो गए, आपके उभयनिष्ठ हो गए, यानी कि इन दूसरों का एक दूसरे से क्या हो गया, इन दोनों कारकों का एक दूसरे से संबंध हो गया, यानी एक दूसरे से क्या हो गए, उभयनिष्ठ हो गए। जब उभयनिष्ठ ही हो गए, कॉमन हो गए, जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो जितना किसी व्यक्ति में कॉमन फैक्टर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, वह व्यक्ति उतना ही इंटेलिजेंट माना जाएगा, किसमें, हाँ इसमें ज्यादा बुद्धि है। ठीक है, तो यही का नाम था बहुकारकी सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय का, कि किसी व्यक्ति में बहुत सारे असंख्य कारक होते हैं, जिस तरह बालू में असंख्य कण होते हैं। ठीक है, उसी तरह किसी व्यक्ति में किसी व्यक्ति की बुद्धि में असंख्य कारक उपस्थित होते हैं, और उस व्यक्ति में जितने भी कारक उभयनिष्ठ होते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका बहुकारक सिद्धांत। अब बहुकारक सिद्धांत के बाद हम देखते हैं कि समूह कारक सिद्धांत क्या होता है। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत हम देखेंगे अभी। घबराइए मत, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगे। देखिए यह बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है। समूह कारक सिद्धांत का मतलब समझिएगा कि समूह कारक सिद्धांत जो होती है, यह ग्रुप के द्वारा, इसका हम विश्लेषण जब करेंगे तो इसे समझेंगे कि यह कैसे बनी है, बुद्धि ग्रुप के द्वारा बनी, यानी कई सारे कारकों के समूह के द्वारा बुद्धि का निर्माण होता है। यह कहते हैं कौन, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे किसने,
थर्स्टर महोदय। ठीक है, यह समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टर महोदय कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि का निर्माण हुआ है यह कई सारे कारकों से मिलके बनी है। ठीक है, और ये जो कारक हैं किसमें होते हैं, ये समूह के रूप में उपस्थित होते हैं हमारी बुद्धि के अंदर। ठीक है, देखिए इनके अनुसार बुद्धि न तो सामान्य कारकों से निर्धारित होती है। देखिए जो सामान्य कारक का सिद्धांत दिया गया था कि सामान्य कारक होता है और उसके बाद क्या होता है, विशिष्ट कारक होता है। तो यह जो बुद्धि होती है यह न तो सामान्य कारकों से मिलकर बनी होती है और न तो यह कई सारे कारकों के द्वारा इसका निर्माण होता है। यानी जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था, ठीक है, कि बुद्धि असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती है। तो यह जो बात है इन्होंने इसको नकार दिया है। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है यह न तो थर्स्टन के नियमों को क्या करती है, थर्स्टन के नियमों के अनुसार यह कई सारे कारकों से मिलकर बनी हुई है। यह न तो अलग अलग है, न तो यह एक खंडी है, न तो यह ध्रुवखंडी है। ठीक है, और उसके बाद न तो यह क्या है, बहुखंडी है, यानी कि बहुत सारे कारकों मिलके नहीं बनी हुई है। यह आपके कैसी बनी हुई है, यह आपके समूहों के द्वारा बनी हुई है। ठीक, इन्होंने बहुकारक सिद्धांत का भी खंडन कर दिया और उसके बाद द्विकारक सिद्धांत का भी खंडन कर दिया। और इन दोनों खंडन करते हुए इन्होंने एक नया अपना सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं समूह कारक सिद्धांत। और ये समूह कारक सिद्धांत है, यह पीछे जो हमने दो सिद्धांत पढ़े हुए हैं, द्विखंडी और उसके बाद क्या, बहुखंडी सिद्धांत, इन दोनों के बीच में क्या करता है, सेतु का कार्य करता है, यानी कि पुल का कार्य करता है। यह हमारा समूह कारक सिद्धांत। देखिए अब इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो होती है वह 6 प्राथमिक कारणों से निर्मित है। देख कोई कोई 7 बताता है और कोई कोई आपका 6 बताता है। ठीक है, तो बुद्धि जो होती है यह हमारे 6 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है। हमारे 6 प्राथमिक कारक जो होते हैं वे क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन 6 प्राथमिक कारक हैं कौन कौन। पहला है आंकिक कारक, दूसरा है शाब्दिक कारक, तीसरा स्थानिक कारक, चौथा वाक्पटुता कारक, पांचवा तार्किक कारक और छठवां स्मृति कारक। अब देखिए स्मृति कारक, तार्किक कारक, स्थानिक कारक, वाक्पटुता कारक, ये सब कारक हैं क्या, इसको समझिए अच्छे से। देखिए सबसे पहले है आंकिक कारक। आंकिक कारक जिसमें ज्यादा होता है, जिसकी बुद्धि में, वह क्या कहता है, अंकगणितीय संख्या बहुत जल्दी जल्दी कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए शाब्दिक कारक, यानी शब्दों की जो भंडार होते हैं वह क्या होते हैं, शाब्दिक कारक में बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे कोई लेखक हो गया, उसकी बुद्धि में क्या होंगे, शाब्दिक कारक ज्यादा मात्रा में उपस्थित होंगे। उसके बाद स्थानिक कारक। स्थानिक कारक मतलब है किसी चीज की कल्पना करके उस कार्य को करना। जैसे कोई पेंटर होता है या स्केच बनाने वाला होता है तो आप वर्णन करते हैं, या कोई चीज देखा होता है, वो हाथी देखा है तो हाथी का चित्र बनाएगा, बिल्ली देखा है तो बिल्ली का चित्र बनाएगा। ठीक है, तो स्थानिक कारक उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है उसकी बुद्धि में। वाक्पटुता कारक यानी जो अपनी बातों को सहजता से रख लेता हो, जैसे कि नेताओं की जो बुद्धि होती है उनमें वाक्पटुता कारक क्या होता है, ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। तार्किक कारक जो तर्क की क्रिया बहुत जल्दी जल्दी कर ले। ठीक, स्मृति कारक जिसकी क्या हो, मेमोरी, जो मेमोरी है वो क्या बहुत तेज हो, यानी कि याददाश्त करने की जो प्रत्यास्मरण, यानी जैसे हम याददाश्त करते हैं, रिकॉल, चीजों को फिर से याद करने की क्षमता इसमें क्या हो, ज्यादा हो, उसमें क्या होती है, स्मृति कारक की प्रधानता होती है। ठीक है, तो यह हमारे 6 कारक थे। और एक और कारक आता है कि प्रत्यक्षीकरण कारक। कुछ लोग 7वां कारक बताते हैं प्रत्यक्षीकरण कारक को, यानी किसी चीज को देख करके तुरंत पहचान लेने की क्षमता। ठीक है, तो इससे कुछ प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। जैसे कि परीक्षा मान लीजिए आ गया कि कोई व्यक्ति, कोई बालक है, व्यक्ति नहीं आएगा, कोई बालक है, वह हाथी को याद करके उसका चित्र बना रहा है। तो बताइए कि थर्स्टन के अनुसार उस बालक के बुद्धि में कौन से कारक की उपस्थिति ज्यादा मात्रा में है। तो जब चित्र देखकर, चित्र को सोच करके, यानी कि हाथी को देख करके वो चित्र बना रहा है, यानी क्या कर रहा है, उसके अंदर कल्पना शक्ति की मात्रा ज्यादा है, यानी उसके अंदर स्थानिक कारक जो है वह क्या है,
ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो यह था आपका बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। अब हम देखेंगे बुद्धि का त्रिखंडी सिद्धांत। ठीक है, देखिए बुद्धि का त्रिखंडी सिद्धांत को कई सारे नामों जाना जाता है। देखिए अब त्रिविमीय सिद्धांत क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जेफी गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत है। देखिए सबसे पहली बात समझ लीजिए कि त्रिविमीय सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत एक है और त्रिखंडी सिद्धांत जो है वह क्या है, वह अलग है। तो त्रिखंडी सिद्धांत इसे आप मत समझ लीजिएगा, यह त्रिविमीय सिद्धांत है। देखिए त्रिविमीय सिद्धांत को हम त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं, इसे हम बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए यह जो नाम है आज तक आपको बुक्स में यही नाम मिलेगा कि बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यही गिलफोर्ड का जो जेपी गिलफोर्ड महोदय है, इन्होंने जो 1967 में सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत को हम बुद्धि की संरचना का सिद्धांत या फिर त्रिविमीय सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए त्रिआयामी सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए, जो कौन कौन थे। एक इन्होंने बताया विषय वस्तु, एक इन्होंने बताया संक्रिया, और तीसरा उन्होंने बताया था क्या, परिणाम। ठीक है, परिणाम को हम उत्पाद भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है इनका जो त्रिविमीय सिद्धांत है, 3 डायमेंशन थ्योरी, वह क्या है। देखिए जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है, इन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है 3 विमाओं में बटी होती है। ठीक, पहली विमा क्या है, पहली विमा को हमने यह बताया कि यह क्या है, यह पहली विमा है। ठीक, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विषय वस्तु। ठीक, फिर कहा इन्होंने कि यह दूसरी क्या है, यह दूसरी विमा है, जिसे कहते हैं हम क्या, जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन ना करके हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे संक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम संक्रिया कर लेते हैं। नहीं ये ठीक था, मूल्यांकन ही है। ठीक है, यह आपका मूल्यांकन है या मूल्यांकन उसमें है। ठीक है, देखिए यह क्या था, यह था आपका मूल्यांकन। समझिएगा चित्र को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ये संक्रिया गोला करना था। ठीक है, देखिए समझिएगा कि इन्होंने क्या क्या, इधर वाला जो साइड है यह क्या है, विषय वस्तु है, और जो इधर का जो साइड आप देख रहे हैं ये चीज, यह क्या है, यह आपके संक्रिया है, प्रोसेस। ठीक, और जो इन्होंने इधर वाला बताया हमें, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक, इन्होंने कहा यह जो पार्ट है यह क्या है, यह उत्पाद है, यानी क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, एकदम अच्छे समझिए। देखिए एक पार्ट क्या है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि यह इधर विषय वस्तु है। ठीक, बुद्धि में इन्होंने बुद्धि क्या बताया, 3 आयाम बताया है। पहला आयाम है विषय वस्तु, दूसरा आयाम है संक्रिया, प्रोसेस। ठीक, और तीसरा है रिजल्ट, उत्पाद या परिणाम। अब देखिए इन्होंने क्या किया, विषय वस्तु को इन्होंने बांटा कितने भागों में, इन्होंने विषय वस्तु को 1 2 3 4, इन्होंने विषय वस्तु को 4 भागों बांटा। ठीक है, देखिए हमारे जो 4 भाग हैं वह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा जो भाग है वह है व्यवहारिक। क्या है, व्यवहारिक। ठीक, उसके बाद दूसरा है सांकेतिक, तीसरा है शाब्दिक, और चौथा है आकृति। ठीक है, इन्होंने इन चारों भागों में इसका बंटवारा किया, किसका, विषय वस्तु का। उसके बाद देखिए अब ये जो 4 हैं, ये जो 4 हैं इसको एकदम बिल्कुल अच्छे समझिए। इन्होंने इसमें जो क्षैतिज रेखाएं खिंचाई है वो कितनी है, 1 2 3 4 5, इन्होंने 5 क्षैतिज रेखाएं खिंचाई है। ठीक है, इन्होंने 4 क्षैतिज रेखाएं बनाई और ये 5 क्षैतिज रेखाएं इधर से होते हुए इधर भी गई हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 क्षैतिज रेखाएं इधर और 5 क्षैतिज रेखाएं उधर को गई हैं। उसके बाद उधर की तरफ से इन्होंने 1 2 3 रेखाएं ली हैं। कितनी रेखाएं, 3 रेखाएं। तो यह 5 रेखाएं तो इधर चली गई सीधे सीधे, और यह जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं आई हैं वह कितनी है, 1 2 3, तो 3 रेखा आई है, 1 2 और ये 3 रेखा आपके ऊर्ध्वाधर आई है। ठीक, तो यही 3 रेखा जो आई है इसमें आपके कितने बॉक्स बन गए, 4 बॉक्स बन गए। कौन कौन, पहला जो हमारा बॉक्स है ये देखिए, जो पहला वाला जो लंबा बॉक्स देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर लीजिएगा, आप इसे क्षैतिज मत लीजिएगा। क्या लीजिएगा, इसे आप वैसा ऊर्ध्वाधर लीजिए। तो ऊर्ध्वाधर में पहला जो हमारा है क्या है, आकृति है।
यह दूसरा जो ऊर्ध्वाधर कॉलम हमारा दिख रहा है आपको, यह शाब्दिक है। तीसरा जो आपको दिख रहा है यह स्तंभ ऊर्ध्वाधर, यह है सांकेतिक। और ये आपको चौथा जो दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4, ये जो 4 वाला आपको दिख रहा है यह क्या है, व्यवहारिक है। तीसरा वाला क्या है, सांकेतिक है। और ये दूसरा आपका शाब्दिक है। ठीक है, समझिए अच्छे से। अब ये क्या है आपको हम भी बताएंगे, धैर्य बना के समझिए। तो इन्होंने ये 4 भागों में से बांट दिया विषय वस्तु को। अब आइए इन्होंने संक्रिया कितने भागों में बांटा। संक्रिया देख लीजिए कितने भागों में बट गई। पहला भाग, ठीक है, देखिए पहला भाग ये हो गया, लंबवत पर देख लीजिए इसे। ठीक, क्या हो गया, सॉरी लंबवत मत देखिएगा, इसे क्षैतिज देखिए। यह पहला भाग हमारा है, ये पूरा। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा जो हम दिख रहे हैं आप, दूसरा ये है। तीसरा यह बॉक्स है। चौथा यह वाली लाइन है। और पांचवी जो लाइन है वो यह है। ठीक है, अब ये जो 5 है, यानी संक्रिया का बंटवारा कितने भागों में हुआ, 5 भागों में हुआ। कौन कौन, पहला है संज्ञान, दूसरा है स्मरण, तीसरा है परंपरागत चिंतन, और चौथा हमारा है यह जो है यह अपरंपरागत चिंतन। और जो पांचवा है हमारा आखिरी, यह जो लाइन आपको दिख रही है बॉक्स जो है, यह है मूल्यांकन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं उत्पाद या परिणाम। जो दिख रहे हैं परिणाम, परिणाम को भी इन्होंने बांटा। और देखिए परिणाम कितने भागों में बढ़ गया, देखिए पहला हमारा है इकाई। ठीक है, पहला क्या हो गया हमारा, इकाई। ठीक, दूसरा हमारा हो गया वर्ग। तीसरा हमारा हो गया क्या, संबंध। ठीक, और चौथा हमारा हो गया, यहां से इन्होंने क्षैतिज लिया। ठीक, हाँ, चौथा जो हमारा हो गया आपका 1 2 3 4, चौथा प्रणाली हो गई। और पांचवा जो हमारा है वह क्या है, प्रत्यावर्तन। ठीक, और ये जो छठवां आप देख रहे हैं सबसे लास्ट, यह वाला जो बॉक्स है छठवां, यह आपका है निहितार्थ। ठीक है, तो छठवां ये हो गया, पांचवा यह हो गया, चौथा यह हो गया, ठीक, तीसरा यह हो गया, दूसरा यह हो गया, और पहला आपका इकाई हो गया। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इसका बंटवारा किया अपने त्रिविमी, जो इन्होंने बुद्धि की संरचना बताई कि त्रिआयामी है या त्रिविमी है, इसकी इन्होंने इस तरह से बंटवारा किया। फिर समझ लीजिएगा बात अच्छे से। देखिए पहला क्या है, विषय वस्तु को इन्होंने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 5 लाइनें खींची हैं क्षैतिज, 5 रेखाएं से क्षैतिज खींची, और 3 रेखाएं जो है 1 2 3 3 रेखाएं इन्होंने ऊर्ध्वाधर को खींची है। ठीक है, यहां से होते हुए ऐसे आई है। जब 3 रेखाएं ऐसी आई तो 4 रेखाएं ऐसे हो गई। ठीक, और देखिए पहला जो है वह आकृति है, दूसरा शाब्दिक को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तीसरी जो रेखा हमारी है, दूसरा इसमें आएगा। ठीक है, और तीसरी जो हमारी लंबवत रेखा है वह सांकेतिक प्रदर्शित कर रही है। चौथी लंबवत रेखा हमारी व्यवहार को दिखा रही है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा पहला जो है संज्ञान को दिखा रहा है, दूसरी रेखा जो है वह स्मरण को दिखा रही है। ठीक है, तीसरी रेखा जो है परंपरागत चिंतन को दिखा रही है। ये लंबवत चल रही है सब, जैसे कैसे चल रहे हैं, ये सब आके लंबवत चल रहे हैं। ठीक, और उसके बाद जो चौथा हमारा है, यह चौथी रेखा जो हमारी है, यह आपको दिखा रही अपरंपरागत चिंतन को। ठीक है, सॉरी अपरंपरागत चिंतन को। और यह पांचवा हमारा है लास्ट वाला, यह जो लाइन है पांचवी, यह मूल्यांकन को दिखा रहा है। इधर आपका जो पहली है, पहली रेखा जो है वह किसे दिखा रही है, यह जो पहली रेखा है, ठीक, यह दिखा रही है आपकी इकाई को। दूसरी रेखा जो है यह दिखा रही वर्ग को, तीसरी जो है वह संबंध को, चौथी प्रणाली को, और पांचवी प्रत्यावर्तन, और छठवीं निहितार्थ को दिखा रही है। तो इसमें कुल कितने बॉक्स हो गए, गिन लीजिए। 4 ये हो गए, ठीक, 5 बॉक्स इसमें हो गए, और इसमें जो है 6 बॉक्स हो गए। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाद इन्होंने क्या किया, इसमें सुधार किया। अब सुधार ने क्या किया, इन्होंने आकृति की जगह दृश्य और शब्द, ठीक है, इन्होंने क्या किया, दृश्य और शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि जो आकृति होती है वह एक दृश्य होती है और एक श्रव्य होती है। तो जब इन्होंने आकृति की जगह दृश्य और श्रव्य का प्रयोग किया तो यह जो बॉक्स था यह क्या हो गया, यह 4 की जगह क्या हो गया, यह 5 हो गया। इसमें एक और बॉक्स बन गया तो वह क्या हो गया, 4 की जगह 5 हो गया। तो हम 4 की जगह क्या कर लेते हैं, 5 को रख लेते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना होगा 150, यानी कि 150 बॉक्स होंगे सारे। ठीक, अब आगे देखिए, आगे देखिए इन्होंने फिर क्या कहा, फिर इन्होंने अपने
सिद्धांत जो था सुधार किया, और सुधार करने के बाद स्मरण की जगह, किसकी जगह, स्मरण की जगह इन्होंने कहा कि जो स्मरण है वह स्मरण की जगह धारणा और लेखन, क्या होगा, धारण और लेखन। यहाँ पे इन्होंने दो चीजों प्रयोग किया, धारण और लेखन, ठीक है। जब यहाँ पे धारण और लेखन का प्रयोग किया तो यह क्या हुआ, स्मरण हट गया, और स्मरण हटने के बाद यहाँ पे धारण और लेखन आ गए, तो फिर क्या हुआ, यह वाक्य जो था आपका 5 जा रहा था वह क्या हो गया, 5 जगह अब 6 हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो ने फिर 5 जगह 6 कर लिया, और इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 180। यानी कितने होते हैं इसमें, एक टोटल 180 वाक्य माने जाते हैं वर्तमान समय में। आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए ये विषय वस्तु क्या है, उसके बाद संक्रिया क्या है और उत्पाद क्या है, और इसमें जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ये सब चीजें क्या है। देख कोई भी विषय वस्तु अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसकी या तो आकृति को हम देखते हैं, या तो उसके शब्दों के माध्यम से उस विषय वस्तु से हम परिचित होते हैं, या तो संकेतों के माध्यम से, जैसे कि हमने आपको उंगली दिखाई है, कितनी उंगलियां हैं, तो 2 उंगलियां हैं, ठीक। उसके बाद या तो व्यवहार में, या तो उसके हम व्यवहार के द्वारा उससे परिचित होते हैं किसी भी विषय वस्तु से, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे हमने आपको आकृति के हिसाब से देखिए, मैंने आपको क्या दिखाया, एक हमने ये आयत की आकृति दिखाई दी, बताइए वो ये क्या है, तो आप बताएं कि आयत है, ठीक। शब्द के द्वारा हमने आपसे प्रश्न पूछ लिया, बताइए यह क्या है, तो आप बताएं कि यह मार्कर है, ठीक। तो कोई सी विषय वस्तु से आप किस तरह से परिचित होते हैं, आप ये आकृति, शब्द, संकेत, व्यवहार द्वारा उस विषय वस्तु से आप परिचित होते हैं। उसके बाद देखिए जो संक्रिया है, जो प्रोसेस होता है विषय वस्तु से परिचित होने के बाद, इसमें क्या होता है, इसमें संज्ञान होता है, स्मरण होता है, परंपरागत चिंतन होता है। परंपरागत चिंतन मतलब यह है कि पुरानी धारणाओं के अनुसार उस पर विचार करना, और अपरंपरागत चिंतन का मतलब है कि नवीन विचारधाराओं के अनुसार क्या करना, चिंतन करना, ठीक है। और चिंतन करने के बाद में क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति आया आपके यहाँ, कहा कि मुझे अपनी किताब दे दीजिए मनोविज्ञान की, तो आपने क्या किया, विषय वस्तु की पहचान की कि उसे किताब चाहिए मनोविज्ञान की, फिर आपने क्या किया, संक्रिया किया। अब संक्रिया में आपने क्या किया कि अपरंपरागत चिंतन किया। अपरंपरागत चिंतन मतलब आपने नए हिसाब से सोचा कि मेरे भी एग्जाम है तो मैं इसे दे दूं, ठीक है, तो इसे वो देना उचित रहेगा, आपने चिंतन किया, ठीक। अब चिंतन करने के बाद आप क्या करेंगे, उत्पाद या आप परिणाम देंगे। परिणाम में आप क्या कर सकते हैं, या तो उसके साथ आप संबंध बनाएंगे। संबंध का मतलब यह है कि आप उसे कहेंगे ठीक है 2 दिन के लिए ले जाओ और तीसरे दिन मुझे पहुंचा देना, क्योंकि 5-6 दिनों बाद मेरा भी एग्जाम है, ठीक। या तो उसके साथ आप संबंध बनाएंगे, ठीक है, या फिर निहितार्थ स्थापित करेंगे, या प्रत्यावर्तन है, उसके बाद क्या है, वर्ग है, इकाई है। तो जैसे आपके प्रश्न, वैसे आपका आकृति वाला का प्रश्न है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे जो उत्तर है वह किस में देंगे, और वर्ग में देंगे आप, ठीक है, आकृति के अनुसार देंगे, ठीक। अगर कोई सबसे संबंधित बात है तो सबसे संबंधित बात में आप क्या करेंगे, आप वहां प्रत्यावर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने बताया 3 आयाम होते हैं बुद्धि के, जिसमें पहला विषय वस्तु, दूसरा संक्रिया, और तीसरा उत्पाद या परिणाम होता है, ठीक है। और इसी को इन्होंने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया। अब हम देखेंगे आगे तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत। देखिए तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी चीज है, इसको समझ लीजिए। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत 2 मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। कितने लोगों ने दिया था, सिर्फ 2 लोगों ने दिया था, जिनमें के पहला का नाम हमारा है कैटेल तथा हार्न। पहले नाम लिख लेते हैं, तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत। देखिए बुद्धि के सिद्धांत कुल मिला के 9 हैं, लेकिन हम 9 की यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ 7 की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज लास्ट है, तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत। देखिए इसका प्रतिपादन 2 मनोवैज्ञानिकों ने, जैसा कि मैंने बताया, किया था। पहले थे कैटल, नाम याद कर लीजिएगा, कैटल थे, और दूसरे थे हार्न, ठीक है। कैटल, सॉरी गलत हो गया, कैटल व हार्न, कैटल व हार्न ने तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है वो 2 भागों में विभाजित होती है। इन्होंने बुद्धि को क्या बताया, उन्होंने कहा जो बुद्धि होती है
यह दो भागों में विभाजित होती है। कौन कौन? एक तरल बुद्धि बताया और एक इन्होंने बताया एक ठोस बुद्धि। अब तरल बुद्धि को इन्होंने कहा कि तरल बुद्धि जो होती है वह क्या होती है? जन्मजात होती है। और यह जो ठोस बुद्धि होती है यह क्या होती है? यह आपके अर्जित होती है। ठीक है, तरल और ठोस बुद्धि में इन्होंने यही अंतर बताया। और इन्होंने एक चीज और बताया कि जो तरल बुद्धि होती है यह क्या होती है? कुछ समय बाद, यानी कि समय के साथ, आयु के साथ क्या होती है? यह क्षीण होती है, यानी कि घटती है। ठीक है, और यह अर्जित बुद्धि होती है, यह मृत्यु तक क्या होती है? स्थिर होती है। अब देखिए जन्मजात, ये जो जन्मजात हमारा है इसमें क्या क्या आएंगे? जन्मजात कारक में क्या क्या आएंगे? तो जन्मजात कारक में आपका आएगा तर्क, चिंतन, समस्या समाधान। ठीक है, यह सब जो आपके हैं यह सब आपके आएंगे किसमें? समस्या समाधान, यह सब आपके आएंगे जन्मजात कारक में। ठीक है, यानी कि तरल बुद्धि में। और जो ठोस है, जो ठोस कारक हैं आपके, जो बुद्धि आपकी तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि में बटी है दो प्रकारों में, तो आपका जो तरल वाले में क्या आएगा? तर्क, चिंतन, समस्या समाधान। यह क्या होते हैं? यह जन्मजात कारक होते हैं। ठीक है, यह समय के साथ घटते हैं। इसलिए किसी वृद्ध व्यक्ति के पास अगर आप जाएंगे तो वो कहता है कि आपका नाम क्या है, आप बता देंगे। फिर 5 दिन बाद फिर उसके पास जाएंगे तो आपका नाम क्या है, हमें याद नहीं आ रहा, भूल गए हैं। तो ये क्या होता है? समय के साथ ये बुद्धि क्षीण होती है। ऐसा कैटल व हार्न का मामला था। ठीक है, तो इसी प्रकार यह आपके बुद्धि के सिद्धांत जो हमारे हैं यह समाप्त हुए। आशा करते हैं कि आप सभी को यह सारे हमारे बुद्धि के सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य अपने प्रशिक्षार्थी भाइयों में से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।